इस वीडियो में मैं आज आपको टीडीएस के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। टीडीएस का काम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे जाके एंड होता है। इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर और इन द बुक्स ऑफ डिडक्टिव आपको कौन-कौन सी एंट्रीज आपको अपने बुक्स में लेनी है और जो भी न्यू चेंजेस आए हैं, जैसे कि आपका रिटर्न फॉर्म से ये अब आपका चेंज होने वाला है। तो न्यू अपडेट के साथ आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो टीडीएस से टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एट सोर्स का माने होता है कि पेमेंट करने से पहले आपको टैक्स से काट लेना है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो कि आपके पास कोई 100 रुपये का बिल आता है। सरकार के नियमानुसार जो भी इसके ऊपर रेट अप्लाई होगा, मैं मान लेता हूं कि इसके ऊपर 10% का टीडीएस का रेट अप्लाई होता है, तो आपको 10% उस बिल का जो कि टैक्सेबल वैल्यू होगा उसके ऊपर आपको डिडक्ट कर लेना है। बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है 90 रुपया, वो आपको वहां पे दे देना है। इट मीन्स कि आपने टैक्स को सोर्स पे ही काट लिया। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस आपका दो तरह का होता है। एक होता है टीडीएस फॉर एम्प्लॉई और दूसरा आपका होता है टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉई। अब बात आती है एलिजिबिलिटी फॉर टैन। इसके लिए टैन का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। इनकम टैक्स लैब और टीडीएस चार्ट के मुताबिक के अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो इंडिविजुअल ही क्यों ना हो, अगर वो पेमेंट करती है और उस थ्रेशोल्ड को टच कर जाती है तो फिर टीडीएस का रजिस्ट्रेशन उसके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो टैन रजिस्ट्रेशन के लिए अभी जो चल रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 टू 26 से 49B का 1 फॉर गवर्नमेंट एंटिटी और 49B का 2 फॉर अदर देन गवर्नमेंट, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता है। लेकिन फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 टू 27 अब आपका ये फॉर्म चेंज हो जाएगा। आपके स्क्रीन के सामने फॉर्म नंबर 134 फॉर गवर्नमेंट एंटिटी और फॉर्म नंबर 135 फॉर अदर देन गवर्नमेंट एंटिटी। अप्लाई करने के बाद सिंपल है कि इसका आपको 10 का रजिस्ट्रेशन अलॉट हो जाता है, जिसका के फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। इसे हम लोग टैक्स असेसमेंट नंबर या फिर टैक्स डिडक्शन नंबर भी कह सकते हैं। अब अगर हम टीडीएस फॉर एम्प्लॉय की बात करें तो अभी आपको पता है कि दो रिजीम चल रहा है। एक आपका चल रहा है ओल्ड रिजीम और दूसरा आपका चल रहा है न्यू रिजीम। तो अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करें तो इसका इनकम टैक्स का स्लैब कुछ इस तरह का है, जो कि हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी जान ही रहे हैं। हाँ, इसे बताने वाली बात यह है कि अगर आपका टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू जो आता है 5 लाख तक, तो फिर आपको इसमें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन आपको इसमें 100% का रिबेट दे देता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें 50,000 है, प्लस इसमें हर तरह का जो इनकम टैक्स का रिबेट होता है चैप्टर 6A में, यानी कि 86 से लेकर के 80U तक आप इसमें अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस है, लीव ट्रेवल अलाउंस है, इस तरह के जितना भी इनकम टैक्स का रिबेट है आप इसमें अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम के। आपके स्क्रीन के सामने इसमें 87A का रिबेट इसमें 12 लाख तक का है, यानी कि अगर आपके टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक आती है तो आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड पर्सन और पेंशनर को 75,000 में मिलेगा और इसमें केवल और केवल एनपीएस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही इसमें रिबेट के तौर पे आप इसे अवेल कर सकते हैं। और बजट अगर 2026 की बात की जाए तो न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। और बाकी अगर हम लोग ओल्ड रिजीम की बात करें तो इसमें भी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 टू 26 जो इनकम टैक्स का स्लैब था, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26 टू 27 आपका यही रहने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग टीडीएस चार्ट के बारे में। टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉई, आप कोई भी गुड्स या सर्विस से किसी भी सप्लायर से रिसीव करते हैं या बाई करते हैं, अगर वो टीडीएस से चार्ट में फॉल करता है तो आपको उसका टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ एक सेक्शन है 194I, जिसका कि यहाँ पर नेचर दिया हुआ है
रेंट बिल्डिंग। अब इसका ये लिमिट क्या बोलता है कि 6 लाख रुपया। अब इसका जो रेट है, इसका जो रेट है फॉर इंडिविजुअल आपका 10% है और अदर्स के लिए भी 10% है। और ये जो लिमिट आपका दिया गया पूरे साल का, अगर आप रेंट की सर्विस अगर आप रिसीव करते हैं, उसका लिमिट 6 लाख से अगर ऊपर हो जाता है, तो पेमेंट करने से पहले आपको उस बिल का 10% के हिसाब से टीडीएस का डिडक्शन करना होगा। अब हम बात करते हैं एंट्री के बारे में इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर। मान के चलो कि यही रेंट का बिल आया है और उसका वैल्यू कुछ इस तरह का है, तो सबसे पहला एंट्री आपके बुक में जो भी एक्सपेंस है वो आपका डेबिट हो जाएगा। एसजीएसटी सीजीएसटी भी आपका डेबिट हो जाएगा और लैंडलॉर्ड आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट आपका एंट्री होगा, सेम डेट में आपको क्या करना है कि टीडीएस का डिडक्शन भी करना है, तो इसके लिए आपको लैंडलॉर्ड को डेबिट कर देना है और टीडीएस ऑन रेंट आपको क्रेडिट कर देना है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आपको टीडीएस का डिडक्शन करना है, वो आपको टैक्सेबल वैल्यू यानी कि जो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, इंक्लूडिंग जीएसटी के ऊपर आपको कभी भी टीडीएस का डिडक्शन नहीं करना है। चलिए, उसके बाद जब ड्यू डेट आएगा या उससे पहले आपको टीडीएस का पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने पे आपको ये एंट्री लेनी है, टीडीएस 100 आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। और बात रहती है लैंडलॉर्ड के पेमेंट की, तो उसके बाद जब आप लैंडलॉर्ड की जब पेमेंट करोगे, तो लैंडलॉर्ड आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर जी, हम टीडीएस का डिडक्शन कब करेंगे? याद रखिएगा, जब आप बिल को ड्यू अपने बुक्स में दिखाओ या फिर पेमेंट करो, विच एवर इज अर्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं इन द बुक्स ऑफ डिडक्टी। यही आपका सर्विस उसने प्रोवाइड किया है। तो जो कि लैंडलॉर्ड है उसके घर में क्या एंट्री होने वाला है, डिडक्टर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और रेंट रिसिप्ट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। और जो भी टैक्स है यानी कि एसजीएसटी सीजीएसटी या फिर आईजीएसटी, वो अपने बुक में क्रेडिट हो जाएगा। अब जब पेमेंट जब कट के जब आएगा, तो यहाँ पे बैंक डेबिट हो जाएगा और जितना टीडीएस कटा है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और जो देने वाला है डिडक्टर, डिडक्टी के घर में क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे जानकारी के लिए बता दो, ये जो टीडीएस का अमाउंट है, याद रखिएगा, ये डिडक्टी के लिए करंट एसेट है, ये एक तरह का एडवांस टैक्स है। ये 26 AS में इसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ड्यू डेट ऑफ टीडीएस पेमेंट है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टीडीएस का जो पेमेंट होता है उसको आपको 7 तारीख तक कर देना है। हर महीने के अगले महीने के 7 तारीख तक चालान नंबर 281 के थ्रू आपको टीडीएस का पेमेंट करना है। जब आप लोग ऑनलाइन चालान का पेमेंट जब कर दोगे, तो इस तरह का एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको मिलेगी, जिसमें कि हमें जो देखना है बीएसआर कोड, चालान का सीरियल नंबर और टेंडर डेट यानी कि डिपॉजिट डेट, किस तारीख को हमने पेमेंट किया है। यही आपका रिटर्न फाइलिंग में काम आएगा। तो आपको एक ट्रैकिंग शीट टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए भी सिस्टमेटिक तरीके से बनाना होगा। चालान का पेमेंट करने के बाद क्वार्टरली वे में टीडीएस का रिटर्न फाइल किया जाता है। तो इसके लिए भी आपका 2 अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाता है। अगर हम सैलरी की बात करें तो इसके लिए आपका 24Q होता है, नॉन सैलरी की बात करें तो 26Q होता है। और इस दोनों के साथ एक फॉर्म जो अटैच किया जाता है बाय डिफॉल्ट वो 27A। लेकिन आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 26 to 27 अब आपका टीडीएस का रिटर्न फॉर्म भी चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो फॉर्म नंबर 138 होने वाला है और अगर नॉन सैलरी की बात करें तो फॉर्म नंबर 140 आपका हो जाएगा। अब हम लोग टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट को भी देख लेते हैं। अगर आप लोग पहला क्वार्टर का रिटर्न फाइल करते हो तो नेक्स्ट महीने के 31 जुलाई तक आप फाइल कर सकते हो। इट मीन्स कि आपको हर एक क्वार्टर में 1 महीने का समय दिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर की बात करें तो इसमें आपको 2 महीने का समय मिलता है। अगर आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करते हो तो किसी तरह का कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो पर डे 200 रुपये के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज किया जाएगा, जिसका कि मैक्सिमम अमाउंट 5,000 से ज्यादा पर रिटर्न नहीं हो सकता।
जब हम लोग रिटर्न को फाइल कर लेते हैं तो इसके बाद हमें टीडीएस का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना होता है, जो कि डिडक्टर अपने डिडक्टी को इशू करता है। तो टीडीएस सर्टिफिकेट है, ये भी आपका दो तरह का होगा। अगर आपने अपने एम्प्लॉय का टीडीएस काट के जमा किया है, रिटर्न फाइल किया है, तो फॉर्म 16 इसका पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। और नॉन एम्प्लॉय है तो इसका फॉर्म 16 ए। लेकिन फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 टू 27 टीडीएस का सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वो भी अब आपका चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग एम्प्लॉय की बात करें तो अब जो फॉर्म जिसमें लगने वाला है 130, और ध्यान रहे कि अब इसमें आपका पार्ट सी भी है। पार्ट ए पार्ट बी तो आपके अभी भी है, लेकिन आपका जब ये फॉर्म आएगा तो इसमें पार्ट सी भी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो नॉन सैलरी है इसके लिए फॉर्म नंबर 131 आपका चेंज हो जाएगा। अगर ये आप बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में पूरा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।